हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 51, 52 एंड 53 ऑफ बीएसए, जो कि आता है अंडर द टाइटल ऑफ फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। देखो, 50 के बाद से ना जो सेक्शंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बीएसए में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तो उससे पहले एक बार ना हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि अगर कोई एविडेंस किसी केस से रिलेटेड हम कभी भी कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज आप लोग को पता होगा कोर्ट वर्क्स ऑन एविडेंस। अगर आपको किसी चीज़ को प्रूफ करना है कोर्ट को, तो आपको उसका एविडेंस लेके आना पड़ेगा, और इस एविडेंस के रेगुलेशन से ही जो है बीएसए रूल करती है। ओके, बीएसए इज बेस्ड ऑन द रेगुलेशन ऑफ ऑल दीज एविडेंसेस। तो एविडेंस कोर्ट में लाया कैसे जाता है, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछले कुछ सेक्शंस में जितने भी रेलेवेंसी के सेक्शंस थे उसमें हमने पढ़ा कि कोर्ट के लिए रेलेवेंट एविडेंस क्या होता है। रेलेवेंट एविडेंस मतलब केस से जुड़ा हुआ एविडेंस जो केस को हेल्प करे या फिर इम्पॉर्टेंट हो केस के लिए, जो कोर्ट कंसिडर करता है कि इट्स अ गुड एविडेंस फॉर द केस, उसको अभी तक हमने देखा है कि उसको रेलेवेंस बोला, उसकी रेलेवेंसी ज़्यादा होती है, और वो एविडेंस प्रूफ कर एक बार हो जाए तो वो जो है केस के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ कि एविडेंस का फॉर्मेट क्या रहता है, कैसे एविडेंस पेश किए जाते हैं कोर्ट में। देखो, हम यहाँ पे केस ले लेते हैं, केस का एग्जांपल ले लेते हैं। ए मर्डर्ड बी, बहुत पुराना एग्जांपल है, मैं बहुत वीडियो से लेती आ रही हूँ। अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जाके देख लेना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प बिफोर स्टार्टिंग विद सेक्शन 50, बिकॉज सेक्शन 50 के बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बीएसए में, तो उससे पहले ये सेक्शंस आपके क्लियर होने चाहिए। सो डू वॉच प्रीवियस वीडियोज। तो ये हमारा एग्जाम्पल है ए मर्डर्ड बी। ए मर्डर्ड बी है, इसके फैक्ट्स एंड इशू क्या बनेंगे। फैक्ट्स एंड इशू मतलब कि उस केस का मेन जो है चार्जेस क्या है ए पे, और उस केस का जो मेन पॉइंट ऑफ इशू है वो क्या है, उसको हम फैक्ट एंड इशू बोलते हैं। ठीक है, अभी तक तो इतना समझ आ ही हो गया आपको। तो इसमें फैक्ट्स एंड इशू 3 है। ए ने बी की डेथ कॉज की, ए कॉज्ड बी's डेथ, ए इज इंटेंडेड टू मर्डर बी एंड वेपन यूज टू मर्डर। ठीक है, ये हमारे फैक्ट एंड इशू है, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो अभी तक प्रूव नहीं हुई है, और इनके बेसिस पे ही जो है केस जो है वो कंक्लूसिव पॉइंट पे आ सकता है, कंक्लूजन एक बन सकता है इन चीज की प्रूव होने पर। ये हमारे फैक्ट्स एंड इशू हैं। अब जब भी आप इन केस के ऊपर एविडेंस देते हो तो आप कैसे दोगे, यू बीइंग एन एडवोकेट आप कैसे प्रेजेंट करोगे अपना एविडेंस। सबसे पहली चीज आपको देखनी चाहिए वो है रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस। ये अभी तक हमने बहुत सेक्शंस में पढ़ा है कि क्या जो आप एविडेंस दे रहे हो, क्या वो एविडेंस रेलेवेंट है केस के लिए, क्या वो एविडेंस कोर्ट कंसिडर करेगा। अब रेलेवेंट एविडेंस क्या होता है, अगर मैं 4 शब्दों में बताऊं तो बेसिकली एनी एविडेंस दैट्स कंसिडर्ड बाय कोर्ट that is important to case and that will help the court to decide the case. Help the court मतलब will help the judges to decide the case successfully. And last, it's connected to the fact and issue. कोई भी एविडेंस जो कि फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है उसको हम रेलेवेंट एविडेंस बोलते हैं। और अभी तक आपने सारे सेक्शंस में पढ़ते आए होंगे, सेक्शन 3 से लेके 50 तक रेलेवेंसी दी हुई है फैक्ट्स की। ओके, ये हो गए हमारे रेलेवेंसी। अगर आपका एविडेंस वो रेलेवेंट है केस के लिए तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो इन अ कोर्ट। दूसरी चीज आ जाती है एविडेंस इज प्रेजेंटेड। अब एविडेंस रेलेवेंट है, अब आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे। अब एविडेंस प्रेजेंट 2 तरीके से होता है, या तो आप ओरली करोगे उसको, या तो आप डॉक्यूमेंट्री करोगे। डॉक्यूमेंट्री मतलब रिटन एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, 2 प्रकार के, बहुत ब्रीफली जो 2 प्रकार के एविडेंस हैं यही है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आगे जाके इट्स डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। ओके, वो अभी हम 50 के बाद जो सेक्शंस है उसमें यही सब पढ़ेंगे। ओरल एविडेंस आएगा, डॉक्यूमेंट्री आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंसेस आएंगे, इवन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आएंगे। तो ये समझना जरूरी है कि एविडेंस ब्रीफली डिवाइडेड होते हैं ओरल और डॉक्यूमेंट्री में, एंड डॉक्यूमेंट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, तो आप इन फॉर्मेट में अपना एविडेंस प्रेजेंट करोगे, कौन सा, जो रेलेवेंट है। थर्ड आता है प्रूफ ऑफ एविडेंस। सिर्फ एविडेंस प्रेजेंट करने से आपका केस जो है वो एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको उस एविडेंस को प्रूफ करना पड़ेगा। वो हम पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ में कि किस पे बर्डन जाता है, क्या प्रूफ करना है। ओके, बट आपको जो भी आप एविडेंस दे रहे हो, वेदर इट्स ओरल वेदर इट्स डॉक्यूमेंट्री, यू हैव टू प्रूव इट अनलेस एंड अनटिल कोर्ट कंसिडर इट एज प्रूव्ड, यू हैव टू प्रूव इट। अगर कोर्ट आपसे प्रूफ मांग रहा है उस एविडेंस का, और मोस्टली तो आपको प्रूफ करना ही पड़ता है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे किसी भी एविडेंस को, या तो आप विटनेसेस के थ्रू करोगे,
दूसरा आप उसको कोरोबोरेट करोगे कोरोबोरेशन के थ्रू, मतलब सपोर्टिव एविडेंस। कोरोबोरेशन का मतलब होता है सपोर्टिव एविडेंस। तो या तो आप विटनेस करोगे, जिन विटनेसेस का होता है एग्जामिनेशन, जो हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में पढ़ेंगे आगे आने वाले सेक्शंस में। कोरोबोरेशन होता है हमारा सपोर्टिव एविडेंस। सपोर्टिव एविडेंस से आप जो आपने एविडेंस प्रेजेंट किए हैं उनको आप प्रूफ करोगे। एविडेंस को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका कोई भी एविडेंस प्रूफ नहीं है, भले वो रेलिवेंट है, भले आपने वो प्रेजेंट की है, कोर्ट जो है वो कभी भी उस एविडेंस को कंसिडर नहीं करेगा देन, अगर आपका एविडेंस आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपका एविडेंस प्रूफ हो। नाउ एंड में क्या है, वंस एविडेंस इज प्रूव्ड देन ओनली इट विल बी एक्सेप्टेड और कंसिडर्ड बाय द कोर्ट, एज आई हैव सेड बिफोर। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है कि आप जो एविडेंस किसी भी केस से रिलेटेड पेश करते हो कोर्ट में, वो आप किन प्रिंसिपल्स पे कर रहे हो। ओके, सो दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ एविडेंस का पूरा लॉ। बीएसए समझ लो। अब बीएसए ने ही अपने अलग अलग सेक्शंस में, हर दूसरे सेक्शंस में इन चीज़ों की बात की है। तो अब हम आ गए हैं सेक्शन 50-51 में, जिसमें सेक्शन 51, 52 और 53 जो है वो बोलता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। 51, 52 और 53 तीन सेक्शंस हैं जिनका टाइटल है फैक्ट्स जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। ये हमारा जो है थर्ड स्टेप होता है कि आप जब जो भी एविडेंस प्रूफ, जो भी आप फैक्ट्स ला रहे हो उनको आपको प्रूफ करना ही पड़ता है। इधर यू डू इट बाय विटनेस और इधर यू डू इट बाय सपोर्टिव एविडेंस और कोरोबोरेशन। बट सेक्शन 51, 52 और 53 बताते हैं ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 51। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूफ्ड। सेक्शन 51 बोलता है फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूफ्ड। सिंपल है, जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूफ्ड। नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूफ्ड। अब जुडिशियल नोटिस क्या होता है? जुडिशियल नोटिस जब कोर्ट किसी चीज़ को एग्जिस्टेड ऑलरेडी कंसिडर करता है, जो कोर्ट कंसिडर करता है कि कोर्ट उस चीज़ को खुद ही नोटिस कर लेगा, आपको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसको जुडिशियली नोटिसेबल बोलते हैं। जुडिशियली मतलब बाय कोर्ट, बाय द जुडिशियल अथॉरिटीज। एंड नोटिसेबल मीन समथिंग दैट्स वेरी एविडेंट, समथिंग वेरी वेरी ऑब्वियस, समथिंग विच इज़ वेरी ऑब्वियस और क्लियर है, तो कोर्ट उसको सामने से ही जुडिशियली जो है उसको क्लियर मानेगा, आपको उस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी अंदर यही लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी फैक्ट जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है या जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा उसको आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बहुत नॉर्मल फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आज की डेट क्या है, आज की डेट है 11 जनवरी, अगर ये डेट है तो फिर कोर्ट क्या बोलेगा, दिस इज़ वेरी नॉर्मल फैक्ट, और कोर्ट उसको जुडिशियल नोटिस में लेगा। इसको आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि जो सन है वो हमारा कहाँ से राइज होता है, वो कौन से डायरेक्शन से राइज होता है, कहाँ पे सेट होता है जाके, ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स वेरी एविडेंट और ये बहुत नॉर्मल फैक्ट है। तो कोर्ट इन चीज़ों को अपने आप जुडिशियल नोटिस में लेता है, यही सेक्शन 51 बोलता है। अब ये तो मैंने बहुत नॉर्मल एग्जांपल्स दिए। 52 जो है, सेक्शन 52 वो बताता है ऐसे फैक्ट्स जिनका कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना ज़रूरी है ना। मैंने बहुत नॉर्मल एग्जांपल दिए हैं जैसे कि डेट और या फिर नॉर्मल नेचुरल फैक्ट्स के, बट 52 स्पेसिफिकली बताता है ऐसी चीज़ें जिनका आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, जिनका आपको एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस लेगा ही लेगा। ठीक है, सेक्शन 52 पढ़ते हैं हम। हमारा बेयर एक्ट में जो दी हुई है, ये देखो, ये आ गए हमारे सारे पॉइंट्स, ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं जिनका कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना ज़रूरी है, जिनका आपको एविडेंस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कोर्ट के सामने। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द कोर्ट शॉल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। फर्स्ट है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। तो जितने भी लॉज इंडिया के टेरिटरी में चल रहे हैं, फोर्स में है, ऑपरेशन में है, और ऐसे लॉज जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन में भी हैं, जैसे कि एक्स्ट्राडिशन के लॉज हो गए या फिर मैरिटाइम लॉज हो गए, ऐसे लॉज को भी जो है कोर्ट उनकी जुडिशियल नोटिस लेगा। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रीटी, अग्रीमेंट, कन्वेंशन विद कंट्री एंड कंट्रीज बाय इंडिया, decisions made by India, the international associations और other bodies। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, कन्वेंशन होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशंस के साथ जितनी भी ट्रीटीज, कन्वेंशंस इंडिया ने साइन किए हैं, जिसमें इंडिया एंटर्ड है ना, जिसमें इंडिया ऑब्लिगेटेड है टू मेक श्योर
दैट द अग्रीमेंट, ट्रीटी एंड कन्वेंशन इज हेल्ड अप बाय इंडिया, तो उन चीज़ों की कोर्ट को अपने आप जुडिशियल नोटिस लेनी पड़ेगी और उसको आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. अगर कोई ट्रीटी जिसमें इंडिया साइंड है, जिसमें इंडिया एज अ सिग्नेटरी है, उसको आपको जुडिशियली प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. या कोई भी डिसीजन जो इंडिया एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में लेता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी के सामने लेता है, उन चीज़ों को भी आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. सी बोलता है द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. जो भी प्रोसीडिंग इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में चल रही है, उसकी आपको प्रूफ करने का एविडेंस देने की जरूरत नहीं है. कोर्ट विल टेक इट्स जुडिशियल नोटिस. फिर है सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल. जितने भी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल की जो सील होती है, दी ऑफिशियल सील, जो सील लगती है, जो कोर्ट लगाता है ना, इट्स अ स्टैम्प, उनका कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा. फिर seals of courts of admiralty and maritime jurisdiction, notary, public, all seals which any person is authorized to use by the constitution, act of parliament, state legislature or regulations having force of law in India. तो जितनी भी seals हैं, अब है हमारा कोर्ट ऑफ एडमायरल्टी एंड मैरिटाइम जुरिस्डिक्शन. मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड जितने भी कोर्ट्स हैं, उनकी सील्स का भी जुडिशियल नोटिस लेगा कोर्ट, उसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं. दूसरा, कोई भी ऐसी सील जो कि एक पर्सन यूज कर रहा है, जिसका ऑथराइजेशन उसको किसी एक्ट से मिलता है, किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, या उसका ऑथराइजेशन उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है, उस सील का भी जो जुडिशियल नोटिस है वो कोर्ट को लेना पड़ेगा. ठीक है. फिर आता है एफ, द असेशन टू ऑफिस, नेम्स, टाइटल्स, फंक्शन, सिग्नेचर्स ऑफ पर्सन filling for the time being any public office in any state, the fact of their appointment to such office is notified in the official gazette. तो जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, है ना, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनका असेशन मतलब कि उन ऑफिसेज पे किसको अपॉइंट किया गया है, उनका नाम, उनका टाइटल, उनका ऑफिस मतलब वो क्या ऑफिस हेल्ड कर रहे हैं. कलेक्टर हो गए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हो गए, और बहुत सारे हमारे आईपीएस ऑफिशियल्स हो गए, है ना. फिर हमारा थाना इंचार्ज हो गए. जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिसेज हैं, है ना, या तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जितने भी, नगर निगम पालिका के जितने भी हमारे ऑफिशियल पब्लिक ऑफिस हैं, उनका किसको, उनके पोस्ट पे किन किन को अपॉइंट किया गया है, आपको उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस लेगा एफ वाले क्लॉज के अंदर. फिर आता है जी, एग्जिस्टेंस, टाइटल, नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री और सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया. अब इंडिया जिन कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करती है, सॉवरेन मतलब फ्री रिकॉग्नाइज करती है जिन जिन कंट्रीज को इंडिया, उनका एग्जिस्टेंस, उनका टाइटल और उनका नेशनल फ्लैग का जो जुडिशियल नोटिस है वो कोर्ट लेगा. उसके बाद डिवीजन ऑफ टाइम, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, पब्लिक फेस्टिवल्स, फास्ट, हॉलीडेज नोटिफाइड द ऑफिशियल गैजेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था डे और डेट का, वैसी डिवीजन ऑफ टाइम क्या है, ज्योग्राफिकल वर्ल्ड कैसे, ज्योग्राफिकल डिवीजन क्या है वर्ल्ड का. ठीक है. उसके बाद ज्योग्राफिकल डिवीजन मतलब कौन सा कंट्री अमेरिका है, कौन से कंट्री अफ्रीका है ना, द 7 कॉन्टिनेंट्स, दिस ओशंस, वो ज्योग्राफिकल डिवीजन. फिर उसके बाद जितने भी पब्लिक फेस्टिवल्स आते हैं, है ना, दिवाली, होली, एवरीथिंग, फास्ट एंड हॉलीडेज दैट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट. वो सारे हॉलीडेज जो कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसका भी जुडिशियल नोटिस कोर्ट विल टेक. लास्ट है द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब खुद टेरिटरी ऑफ इंडिया का भी जुडिशियल नोटिस कोर्ट को लेना पड़ेगा आई के अंदर. देन जे, कमेंसमेंट, कंटिन्यूएंस, टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर कंट्री और बॉडी ऑफ पर्संस. तो हॉस्टिलिटीज क्या होता है, अगर इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के बीच में कोई भी वॉर या कोई टेंस्ड सिचुएशन चल रही है, तो उस सिचुएशन की कमेंसमेंट मतलब वो कब चालू हुई, वो उसकी कंटिन्यूएंस वो कब तक कंटिन्यूड है, और उसकी टर्मिनेशन वो कब खत्म हुई. वो टेंशन, वो सिविल, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा कई बार, एंड इवन चाइना के साथ बहुत बार वॉर्स हुए हैं हमारे. ओके, वी हैड ऑल दीज वॉर्स, इंडो पाक, इंडो चाइना वॉर्स हुई हैं. तो उन टाइप की जो हॉस्टिलिटीज़ है, आपको उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, उसकी कमेंसमेंट, कंटिन्यूएशन और टर्मिनेशन की जो जुडिशियल नोटिस है वो कोर्ट खुद लेगा. फिर आता है के बोलता है नेम्स ऑफ मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड ऑफ द डेप्यूटी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, असिस्टेंट्स, ऑल ऑफ द ऑफिसर्स एक्टिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स प्रोसेस, एडवोकेट्स, अदर पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय लॉ टू अपीयर और एक्ट बिफोर इट. जितने भी कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, है ना, जितने भी ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट हो गए, अटॉर्नीज हो गए, रजिस्ट्रार्स हो गए, सब रजिस्ट्रार्स हो गए. आप जब कोर्ट में जाते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क, क्लर्क्स हो गए. इन सब का
नाम एंड देयर असिस्टेंट्स, देयर डेप्यूटीज, देयर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का भी जुडिशियल नोटिस जो है वो कोर्ट लेगा. एंड एट लास्ट द रूल ऑफ रोड, लैंड एंड सी. रोड, लैंड और सी में क्या रूल है उसका जुडिशियल नोटिस भी कोर्ट लेगा. Now this was the facts that need not to be proved and the court will take judicial notice of under section 52. अब आता है section 52 का subsection 2. Subsection 2 बोलते हैं, in the cases referred to in subsection 1 and also on all the matters of public history, literature, science or art, court may resort for its sake to appropriate books or documents of reference. And if court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. अब जो हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट और साइंस से रिलेटेड मैटर्स हैं, ओके, उनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है अगर अ पर्सन calls court to take the judicial notice of. Until and unless वो जो person है, मतलब कोर्ट उसका तब तक जुडिशियल नोटिस ले सकता है जब तक कि वो पर्सन उस डॉक्यूमेंट और उस बुक को जिसमें वो मैटर लिखा हुआ है, वेदर इट्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, उसको प्रोड्यूस नहीं करता कोर्ट को. तब तक के जब तक कि वो प्रोड्यूस नहीं करता तब तक के कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस ना ले, और उसके बाद जो है कोर्ट कैन टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ दैट मैटर. ओके, दैट इज सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है. इनका भी आप जुडिशियल नोटिस ले सकते हो इफ द पर्सन कॉलिंग यू हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस दैट बुक और डॉक्यूमेंट. वो बुक और डॉक्यूमेंट का वो जो पर्सन आपको बुला रहा है उसका जुडिशियल नोटिस लेने का, या कोर्ट को जो बोल रहा है उसका जुडिशियल नोटिस लेने का, वो उस लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट और साइंस से रिलेटेड कोई बुक या डॉक्यूमेंट पेश करता है कोर्ट के सामने, तब आप उसका जुडिशियल नोटिस ले सकते हो. दिस वाज सबसेक्शन 2. अब लास्ट आ जाते हैं सेक्शन 53 पे. सेक्शन 53 मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे है सेक्शन 53. सेक्शन 53 क्या बोलते हैं? फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड. ठीक है, अब जो हमारा पहले तो हम अब तक बात करते हैं जुडिशियल नोटिस की, कि ऐसी चीज़ें जिनकी जुडिशियल नोटिस ले लेंगे उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं. 53 टॉक्स अबाउट फैक्ट्स दैट इज एडमिटेड. हमने एडमिशंस पढ़ी थी, राइट? सेक्शन 15 हमने एडमिशंस पढ़ी थी BSA में. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, गो वॉच दैट वीडियो. बट अभी मैं बता दूं, ऐसे फैक्ट्स जिनको कोई भी पार्टी टू द सूट मतलब कि समझ लो हमने वो एग्जांपल लिया था ना, A मर्डर्ड B, ये वाला जो एग्जांपल है हमारा A मर्डर्ड B. तो अगर इनमें से A मान लेता है, A एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने B का मर्डर किया है, ये एडमिट कर लेता है A खुद से, A मेक्स एन एडमिशन, तो ये जो फैक्ट है ना, फिर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये जो फैक्ट होगा ना फिर कि A ने B की डेथ कॉज की है, ये सब इन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि A ने सामने से एडमिट कर लिया कि उसने B का मर्डर किया है ना. तो सेक्शन 53 यही बोल रहा है कि फैक्ट्स दैट आर एडमिटेड उनको फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती. अंदर में क्या बोलता है ये? द नो फैक्ट इज नीडेड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज और देयर एजेंट्स अग्री टू एडमिट. है ना, पार्टीज कौन हो गई हमारी? A और B पार्टीज हैं हमारे, या फिर उनका कोई भी एजेंट मतलब कि उनका एडवोकेट या अटॉर्नी या कोई भी जो उनके बिहाफ में उनको रिप्रेजेंट कर रहा हो. तो कोई भी एडमिशन जो या तो पार्टीज करे या तो उनका एजेंट करे, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्या तो वो एडमिशन हियरिंग पे कर दे या बिफोर हियरिंग पे. हियरिंग मतलब जब कोर्ट में ट्रायल चालू हो गया, या बिफोर हियरिंग मतलब जब कोर्ट में ट्रायल चालू होने से पहले. फिर उसके बाद दे अग्री टू एडमिट बाय राइटिंग अंडर देयर हैंड्स. अब ओरल एडमिशन जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो राइटिंग में भी या रिटन एडमिशन भी दे सकते हैं. दूसरा, विच दे एडमिट देयर प्लीडिंग्स. वो जो प्लीड कर रहे हैं कोर्ट के सामने, रिटन स्टेटमेंट जो है वो उसमें भी एडमिशन दे सकते हैं अपनी प्लीडिंग्स में. अब प्रोवाइडेड दैट कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन. है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है आगे कि कोर्ट अगर चाहे तो, वैसे तो एडमिशंस को आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोर्ट चाहे, है ना, तो अपने डिस्क्रिप्शन में जो फैक्ट्स उसने एडमिट किए हैं, है ना, कि A ने एडमिट किया कि आई हैव मर्डर्ड B, तो कोर्ट चाहे तो उसको प्रूफ करवा सकता है. अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन. देन बाय सच एडमिशन मतलब एडमिशन के अलावा, जो उसने एडमिट किया उसके अलावा वो बोल सकता है A को. कौन? कोर्ट बोल सकता है A को कि तुमने जो ये मर्डर किया है इसको प्रूफ करो और इसके लिए एविडेंस लेके आओ, अगर कोर्ट चाहे तो. सेक्शन 53 का जनरल रूल बोलता है कि अगर आपने एक बार एडमिट कर लिया पार्टी ने, उसके एजेंट ने, तो आपको उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, उसके लिए एविडेंस लाने की जरूरत नहीं. बट यहाँ पे जो प्रोविजन है वो इस जनरल रूल की एक्सेप्शन बोलता है, जो कि बोलता है कि अगर कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पे चाहे तो, कोर्ट मतलब जजेस चाहे तो, एडमिशन होने के बाद भी, एडमिट करने के बाद भी, अगर एक पर्सन एडमिट कर रहा है कोई भी चीज़ उसके बाद भी अगर चाहे तो
उस एडमिशन को प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं, है ना। दिस वाज अ प्रोविजन। तो जैसे सेक्शन 53 यानी सेक्शन 353 है, खत्म हो गया। आई डोंट थिंक आई हैव अ केस लॉ फॉर दिस, नो आई डोंट हैव अ केस लॉ फॉर सेक्शन 53। तो सेक्शन 53, दिस इज अ सेक्शन 53 लास्ट जो है। उसके बाद आ जाता है हमारा ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस विल डील विद इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस sections were clear for you, and thank you for watching the video.